फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक रिएक्शन जो हो रहा होता है ए से जो बी बनता है, तो इस रिएक्शन की अपनी एक स्पीड है। वो कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड को या इंक्रीज कर सकते हैं या स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं। आज हम ये फैक्टर डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जिन पे एक रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। हर रिएक्टेंट की अपनी अपनी एक नेचर होती है। आप जानते हैं कि गोल्ड को आप पानी में डाल दें, आप आयरन को पानी में डाल दें, आप सोडियम को पानी में डाल दें, सबके साथ लड़ने वाला वही पानी कॉमन रिएजेंट है। आप जानते हैं कि गोल्ड इज इनर्ट, सारा साल पड़ा रहेगा, पानी में रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि आयरन आपके पास वाटर में कुछ डेज लेगा, 3-4 दिन, हफ्ता लेगा, तो उसके बाद क्या होगा, आयरन के ऊपर रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सोडियम विदिन सेकेंड फौरन क्या कर देगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्जन करेगा। तो आपने क्या देखा कि एक रिएक्शन की जो स्पीड है सबसे पहले वो उस चीज़ की अपनी ज़ातियात के ऊपर डिपेंड करती है कि लड़ने वाला कौन है। एस ब्लॉक के मेटल्स एक्सट्रीमली रिएक्टिव हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स लेस रिएक्टिव हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिहाज से, एस ब्लॉक वाले मेटल बहुत रिएक्टिव हैं। तो हर चीज़ की अपनी अपनी एक नेचर होती है। फ्लोरीन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम कह सकते हैं कि नेचर सबसे प्राइमरी फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ओके, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रेशर और कंसंट्रेशन। प्रेशर और कंसंट्रेशन। आप जानते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स मेरे पास क्या हों, मेरे पास अगर गैसियस रिएक्टेंट्स होंगे तो उनकी अमाउंट हम प्रेशर में एक्सप्रेस करेंगे। मेरे पास लिक्विड, सॉलिड, एक्वस वगैरह होंगे तो फिर हम उनकी अमाउंट को शो करने के लिए कंसंट्रेशन का वर्ड यूज करेंगे। लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, एटसेट्रा, इनके लिए हम कंसंट्रेशन का वर्ड यूज करेंगे। इस पॉइंट पे हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि एक चीज़ की मिकदार बढ़ाने से रफ्तार बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज बी रेडी फॉर दैट। यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़ा मेन रोल प्ले करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे बताता है कि एक चीज की कंसंट्रेशन किस कदर रोल प्ले कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि अगर नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपके पास नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर आपके पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन बेशक आप इंक्रीज करेंगे, रेट क्या होगा, रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब क्या हुआ, यानी जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग एट ऑल।
जीरो ऑर्डर के लिए जब उसकी कंसंट्रेशन रोल ही प्ले नहीं करती तो वो फैक्टर अफेक्टिंग क्योकर हो सकता है। तो प्लीज नेगेटिव ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए केयरफुल रहें। अब इसके अंदर मैं एक और बात कहना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, मैं ये कहना चाहता हूं कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रफ्तार कंसंट्रेशन को डबल करने से 8 गुना बढ़ जाती है। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप मिकदार अगर डबल करते हो तो रफ्तार 8 गुना बढ़ जाती है। अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो 4 गुना बढ़ जाती है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो दुगना हो जाती है। इट मीन्स कि जो थर्ड ऑर्डर वाले हैं ये कंसंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं बनिस्बत सेकेंड ऑर्डर वालों के, बनिस्बत फर्स्ट ऑर्डर वालों के। ओके, कौन कंसंट्रेशन पे किस कदर डिपेंडेंट है। तो थर्ड ऑर्डर वाले जो होते हैं वो कंसंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बिकॉज दे आर गोइंग टू इंक्रीज बाई 8 टाइम्स इफ यू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो ये पॉइंट यहां पे हो गया आपके पास। और वो वाली बात जाहिर सी बात है, अगर रिएक्टेंट आपके पास गैसेस हैं दे विल एक्सर्ट प्रेशर, आप उनके मोल बढ़ाते जाएंगे, वो मोर एंड मोर प्रेशर अपना एक्सर्ट करते रहेंगे। आप जानते हैं इस सिचुएशन को। नंबर थर्ड, फैक्टर नंबर 3, थर्ड फैक्टर मेरे पास है साइज आर। ये पॉइंट्स बहुत आसान पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इनकी तरफ अटेंटिव नहीं हुआ करते। ओके, बातें बड़ी आसान हैं, अब ये वाली बात सबको पता है, लेकिन अटेम्प्ट करते वक्त आप इस तरफ केयरफुल नहीं होते। केयर का बड़ा मसला है। साइज आर सरफेस एरिया, अब आप लोग इसको एक समझते हैं, हालांकि एक चीज नहीं है। ये देखें, ये देखें प्लीज, इस वक्त ये मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो सरफेस कौन से वाला हुआ, ये वाला सारा सरफेस है उसका, ये वाला। अंदर का बाल महफूज रहेगा, सिर्फ बाहर की चीजें लड़ेंगी। ओके, लेकिन अब अगर मैं इसको दरमियान में काट दूं, दरमियान में अगर मैं इसको काट दूं तो क्या हो गया है। अब क्या देखते हैं कि साइज छोटी हो गई है। चीज एक बड़ी थी, मैंने चीज छोटी कर दी, साइज छोटी कर दी, लेकिन लोगों सरफेस एरिया बढ़ गया है। वो कैसे, आप देखिए ना कि ये सरफेस तो पहले से मौजूद थी, ये सरफेस तो पहले से मौजूद थी, लेकिन अब क्या हुआ है, ये वाली सरफेस एक्स्ट्रा आ गई है। देखें, ये सरफेस आपके पास क्या आ गई है, ये सरफेस आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है। बड़ी बड़ी लकड़ियां मुश्किल से जलती हैं, छोटी लकड़ियां आसानी से जलती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपके पास आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अगर सॉलिड होगा तो ये थर्ड फैक्टर एप्लीकेबल है टुवर्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। लिक्विड के साइज को आप तब्दील नहीं कर सकते। चाकू लें, पानी को सारा दिन काटते रहें, काट के दिखाएं। गैस को आप नहीं काट सकते, हम सॉलिड को काट सकते हैं। इसका मतलब एक और भी हुआ कि जरूरी नहीं है कि हर फैक्टर अफेक्टिंग हर रिएक्शन के अंदर एप्लीकेबल हो जाए। प्लीज मेरी ये बात जरा समझिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेशर वाला पॉइंट तब अप्लाई कीजिए जब यू हैव गैसियस रिएक्टेंट। ये वाला पॉइंट तब अप्लाई कीजिए जब आपके पास रिएक्टेंट क्या होता है, जब सॉलिड होता है, तब अप्लाई कीजिए। ओके, तो आपने पहला पॉइंट ये सीखा कि साइज और सरफेस एरिया आपस में क्या जा रहे होते हैं, इनवर्स जा रहे होते हैं। सरफेस साइज जितना बड़ा होता है उसका सरफेस एरिया इतना कम होता है। और अगला पॉइंट प्लीज याद रखें, सरफेस एरिया जो होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साबुन जब वॉशिंग पाउडर की फॉर्म में होगा बेस्ट इफेक्टिव होगा, बड़ा जल्दी काम करेगा, और साबुन की जब चक्की होगी तो बड़ा स्लोली ग्रेजुअली वो रिएक्ट करेगी। ओके, हम नेक्स्ट फैक्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। फैक्टर नंबर 4 हमारे पास है कैटलिस्ट। टॉपिक तो बाद में डिस्कस किया जाएगा, होपफुली हम कल ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतनी बात याद रखें, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट रेट चेंजर होता है। वो रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, वो रेट को डिक्रीज भी कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट भी एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए। अब अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का नामो निशान ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? इट इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग एट ऑल। गॉट इट? नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ हमारे पास पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट हमारे पास है। प्लीज बात को समझिए। एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन के लिए जितनी क्या होगी? लार्ज होगी, आपका रिएक्शन क्या करेगा? विल टेक मोर टाइम, विल टेक मोर टाइम। मतलब क्या हुआ? मतलब मेरी बात का यह है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आपके रिएक्शन का रफ्तार क्या होगा? स्लोअर होगा। ये हमारे पास 5 पॉइंट हो गए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले हम एक और पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम एक और पॉइंट, इसको मैं पॉइंट कर लेता हूं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 6 पे हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट मैटर्स। गैसियस फेज जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है बनिस्बत लिक्विड के, बनिस्बत सॉलिड के। लेकिन ये बात हर वक्त ठीक नहीं होती। ये सारी बातें जनरलाइज्ड अप्रोच हैं, जनरलाइज्ड हैं सारी बातें। हर बात हर वक्त ठीक नहीं हो सकती। तो प्लीज, गैसियस लोग जब सॉलिड को आप गर्म करोगे वो लड़ता नहीं है, पहले वो लिक्विड बनता है। जब लिक्विड को आप गर्म करेंगे फिर वो गैस बनेगा। गैस के बाद जाके इलेक्ट्रॉन की लेन देन वाला कारोबार शुरू होता है। तो मतलब क्या हुआ कि गैसेस लड़ते हैं, लिक्विड सॉलिड कम लड़ा करते हैं। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो गैस का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनकी कोलिजन बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मोशन बहुत फास्ट होती है। ओके, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम आर्हीनियस इक्वेशन की मदद से बहुत बेस्ट डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरे पास आर्हीनियस इक्वेशन है। ओके, आर्हीनियस इक्वेशन में ये के क्या चीज है? ये के मेरे पास रेट कांस्टेंट है। एंड प्लीज, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितना रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा होगी, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? ए इज आर्हीनियस कांस्टेंट। ए इज आर्हीनियस कांस्टेंट। इट एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ
कोलिजन। तो फिर क्या कहूंगा मैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी कोलिजन्स फ्रीक्वेंट होंगी, कम टाइम में ज्यादा कोलिजन होगी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की A की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तेज जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी की बात मैं कर चुका हूं, EA कि आपस में क्या होते हैं? इनवर्स ताल्लुक है उनका। R यहां पर क्या चीज है? ये R मेरे पास जनरल गैस कांस्टेंट है। ओके, आप जानते हैं ये कांस्टेंट है, गैस की नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। ये E क्या चीज है? E हमारे पास बेस ऑफ नेचुरल लॉग है। इसको हम शो करते हैं ln के साथ, नेचुरल लॉग को हम शो करते हैं ln के साथ। अब काम की बात करते हैं। याद रखें कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। आमतौर पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज हुआ करता है। एक जनरल अप्रॉक्सीमेशन है कि अगर टेम्परेचर को आप 10 डिग्री राइज करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के डबल हो जाएगा। जब रेट कांस्टेंट के डबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके पास डबल हो जाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है आपके पास। एक ईटा में क्वेश्चन भी आया था, गालिबन ईटा के नेक्स्ट में था वो क्वेश्चन कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, पहले टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने इसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ चुका होगा? समझने की बात है प्लीज। तो आप देखते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया है। टेम्परेचर तो 25 से 35, 10 डिग्री, 45, 20 डिग्री एंड सो ऑन। तो आप देखते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है, यानी 5 टाइम्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है। 5 टाइम्स 10 डिग्री एक बार बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया। तो आप क्या कहेंगे कि अगर पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपने एक बार बढ़ाया है तो टेम्परेचर भी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया है? डबल हो गया है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक बार बढ़ाया तो डबल भी एक बार हो जाएगा। अगर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड 5 बार बढ़ाया है, 5 बार, एक बार 10, फिर 10, फिर 10, तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 5 लगा दीजिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि रिएक्शन तो हमारे पास क्या होते हैं? 2 किस्म के होते हैं। एंडो रिएक्शन भी होते हैं, एक्सो रिएक्शन भी होते हैं। प्लीज याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन की दुनिया में केसी वाले कंसेप्ट जब हम बात करते हैं तो केसी की वैल्यू इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। ओके, लेकिन यहां पर हमारी जो जनरल अप्रोच है वो ये है कि रिएक्शन चाहे एंडो हो चाहे रिएक्शन एक्सो हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो सवाल पैदा होता है कि एंडो में तो मंजूर है, एक्सो में क्यों इंक्रीज हो रहा है? खैरियत? तो सुनिए मेरे भाई, देखिए ये आपके पास कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो आप क्या देखते हैं कि आपको ये जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, ये ओल्ड बॉन्ड आपको क्लीव करने पड़ते हैं, उनकी रप्चर जरूरी है, अदरवाइज वो कैसे अनस्टेबल होंगे? वो तो आगे नहीं जाने वाले। तो प्लीज पॉइंट पकड़िए
कि अगर रिएक्शन एक्सो भी हुआ फिर भी हमें आमतौर पर हमें उनके पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। तोड़ने के लिए खर्चा तो टेम्परेचर देंगे तो वो टूटेंगे। एक और बात भी है, ये जो हम कहते हैं कि टेम्परेचर को 10 डिग्री आप बढ़ा दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, ये बात 100% ठीक नहीं है। ये अप्रॉक्सीमेशन है, ओके, बल्कि ये एक वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन है। अक्सर जगहों पे इससे कई गुना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज पाई गई है और कहीं पर डिक्रीज भी पाई गई है। ओके, तो ये बात 100% ठीक तो नहीं है, 70-80% काम करती है। तो अप्रॉक्सीमेशन है, हम भी उसके अप्रॉक्सीमेशन की हद पे लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब आप फिर से देखिए, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? उनके कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। जब कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर बात है जल्दी जल्दी पुराने बॉन्ड टूटेंगे, जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है। जब ई काइनेटिक इंक्रीज होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? प्रोवाइड हो जाती है। एक तरफ टेम्परेचर की इंक्रीज करने से एक तरफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं और दूसरी जानिब आप उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो टू साइडेड इंपैक्ट से टेम्परेचर की इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ करता है। ओके, तो ये हमारे पास वेरियस फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को कई अंदाज से, तो आप सम अप करते हैं बात को कि टेम्परेचर इज द यूनिवर्सल फैक्टर। ओके, टेम्परेचर इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, जबकि साइज इज ओके ओनली फॉर सॉलिड्स, कैटलिस्ट इज ओके ओनली फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शंस। ये वाली बात भी यूनिवर्सल है। एक्टिवेशन एनर्जी हर रिएक्शन से कंसर्न हुआ करती है। ओके, सिमिलरली नेचर ऑफ द रिएक्टेंट भी यूनिवर्सल फैक्टर है और ये वाला फैक्टर फिर प्रेशर वाला गैस के लिए होगा, कंसंट्रेशन वाला जीरो ऑर्डर के लिए और स्टाइल है, नेगेटिव ऑर्डर के लिए और स्टाइल है, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट के लिए और स्टाइल है।